सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से ज़रूर से जुड़े एंड डाउनलोड सौरभ पांडे सीएससी ऐप। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो भी टॉपिक्स हैं उनको कंसिडर करते हुए प्रोसीड करेंगे। पहला दैट इज़ एफडीए's ड्राफ्ट गाइडेंस ऑन एआई इन ड्रग डेवलपमेंट। काफ़ी बार डिस्कशन हुआ है बट स्टिल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। स्टार लाइनर ये भी साइंस टेक का महत्वपूर्ण टॉपिक है। अमेंडमेंट टू इंडियाज न्यूक्लियर लॉज और डबल एज्ड सॉर्ड। तो भारत का जो न्यूक्लियर लॉज हैं डबल एज सॉर्ड के रूप में इसको कंसिडर किया जा रहा है। तो ये भी एक टॉपिक है, पॉलिटी कंटेक्स्ट में इंक्लूड कर सकता है, जेंडर सेंसिटिव सोसाइटी पॉलिटी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इंडिया स्टैंड्स ऑन एआई इनसाइट फ्रॉम एआई एक्शन समिट। इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक एआई एक्शन समिट पे जरूर से एआई बेस्ड कोई टॉपिक जरूर से आएगा। और इथिक्स में भी इस पर प्रश्न बिल्कुल फ्रेम हो सकता है, जैसे पहले भी पूछा गया है। नीड टू बी वेरी लाइक अवेयर अबाउट इट। आपके पास आर्गूमेंट्स अच्छे होने चाहिए। तो इस पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो एआई मतलब साइंस टेक प्लस साइंस टेक और आईआर इंक्लूड कर सकता है। एआई डिफ्यूजन फ्रेमवर्क एक टॉपिक आपका आ जा सकता है, ये भी साइंस टेक का टॉपिक आ जाता है। लाइफ टाइम बैन ऑन कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस, ये पॉलिटी का टॉपिक आपका आ जाता है। देन यू हैव बीएससी, ये इकोनॉमी का टॉपिक आपका आ जाता है। टॉबिन टैक्स की बात करें तो ये भी इकोनॉमी का टॉपिक आपका आ जाता है। नारा पार्क, ये ज्योग्राफी का टॉपिक आपका आ जाता है, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का टॉपिक है। तो ये सारे टॉपिक एक एक करके डिस्कस करेंगे। मेंस का क्वेश्चन है। और देखो क्वेश्चन जो आज का फ्रेम हुआ है, जस्ट वांट कि आप लोग जो है दूसरे जो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो दूसरों से उनका जो विचार है, थॉट प्रोसेस है, वो थोड़ा आगे का सोचे। मतलब जैसे अब ये टर्म है एआईओक्रेसी, ठीक है। तो एआईओक्रेसी का मतलब एआई बेस्ड। जैसे अब जैसे यूएस में क्या हो रहा है, यूएस में जैसे अब अगर आप एलन मस्क का इंटरव्यू सुनोगे ना तो उसमें मतलब एक बात की गई कि लगभग 404 मतलब 500 के आसपास उनकी एजेंसी है जो देश को रन करती हैं। वो कहता है इतनी क्या ज़रूरत है, मिनिमम गवर्नमेंट की बात की है और 9900 के आसपास ये एजेंसी से क्या काम हो सकता है। तो वो चीज़ें जो वो काम दूसरे एजेंसी कौन देखेगा, दैट इज़ एआई बेस्ड सिस्टम। तो वेदर दे आई अगर मान लो एआईओक्रेसी अगर रिप्लेस करती है ब्यूरोक्रेसी का इन फ्यूचर, बट उसका कुछ ना कुछ असर होगा। आप इस पर लिखो, ठीक है। एक मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि दैट विल मेक यू थिंक, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑल्सो, बिकॉज इफ़ यू आर एबल टू थिंक इन अ राइट डायरेक्शन तो बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट पर आप चर्चा कर सकते हो, लिख सकते हो। और कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। स्पेशल ऑफर एक्टिव है, सारे जितने कोर्सेस हैं, जितने भी कोर्सेस हैं, इन सारे कोर्सेस पे यू हैव 50% ऑफ। तो बहुत अल्टीमेट कोर्सेस हैं, सब में कोर्सेस पे आपका 50% ऑफ है। जैसे फुल लेंथ टेस्ट है, इसके अलावा 30 टेस्ट भी है, इसके अलावा PT 730 है, हिस्ट्री रिवीजन बैच है, साइंस टेक का कोर्स है, ठीक है। तो या फिर आप देखोगे तो ये क्रैश कोर्स है जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। बहुत सारे कोर्स, एग्रीकल्चर ऑप्शनल का कोर्स है, सारे कोर्सेज में 50% ऑफ है। इंपॉर्टेंट ऑफर है, इसको आपको बेनिफिट उठाना है। कोई क्वेरी इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड सौरभ पांडे सीएससी ऐप। लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक, एआई कैन मेक ड्रग टेस्टिंग प्रिसाइज एंड रेलिवेंट टू ह्यूमन बायोलॉजी। देखो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक आपको समझना है। कोई भी दवा है ना, कोई जैसे दवा है, ड्रग है, कैसे एक्ट करती है। अगर आपको कोई बीमारी है तो उसका कॉज मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है। जैसे सेल है, सेल के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, आपका शरीर सेल से बना है, सेल्स के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, तो वो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो दवा है, क्योंकि वो भी एक प्रकार का सॉल्ट के बने हुए हैं, कई सारे केमिकल की दवा बनी हुई है, वो डायरेक्टली उन सेल्स को टारगेट करेगी और सही करने का प्रयास करेगी। अब अगर कोई दवा जाती है तो वो किस टाइप से एक सेल को अफेक्ट करती है। अब देखो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, बहुत मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स वो बायोलॉजी है, इतना आसान नहीं है। तो एआई सिस्टम के बेसिस से ये चीज़ की जा सकती है कि अच्छा ये दवा है तो ये कैसे असर कर सकती है, और कैसे हम मतलब एक प्रिडिक्टिव मॉडल लेकर आ सकते हैं। कोई प्रोटीन है उस पर क्या असर पड़ेगा, प्रोटीन कौन सी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से मे बी एआई के बेसिस पर हम बहुत सारी दवाओं की टेस्टिंग जो है वो कर सकता है, और वो बहुत ही प्रिसाइज हो। जैसे जनरली अभी हम टेस्टिंग कैसे करते हैं, चूहे पर डाल दिया, इंसानों पे किया, इस टाइप के माध्यम से दवा की टेस्टिंग हो जाती है। बट अब ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगा, एआई बेस्ड आप एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे क्या असर होगा उस दवा का इंसानी जो शरीर है उस पर, उस चीज़ को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, उसके बारे में जानकारी हो सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो हैं हाईलाइट किए गए। तो एआई का यूज़ या एप्लीकेशन पे कोई प्रश्न आए तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे एआई का एप्लीकेशन हेल्थ सेक्टर पे क्या है वो आप कर सकते हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काफ़ी अधिक आपका इस कह सकते हैं कि यूएस जो फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है रिसेंटली जो प्रपोज की है, तो इसमें गाइडलाइंस है कि कैसे मतलब जो कोई भी दवा उसकी सेफ्टी और उसको कैसे हम एसेस कर सकते हैं। एआई को ड्रग डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है।
ये कहा गया। इसका बेनिफिट है कि जो ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस है वो तेज़ी से होगा, और डेटा एनालिसिस तेज़ी से कर सकते हैं। और ड्रग अगर मान लो हमारे शरीर के किसी उससे इंटरेक्ट करती है तो किस तरीके से वो इंटरेक्शन है, क्या उसका नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स है वो देखा जा सकता है। हम रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं, कई चीज़ें देखी जा सकती हैं कि मे बी कि अच्छा ये इम्पैक्ट है, उसके प्रति एक मॉडल भी जो है वो डेवलप आपका किया जा सकता है। चैलेंज ये है कि जो डेटा क्वालिटी, क्योंकि देखो जो भी आप एआई मॉडल बनाओगे, एआई मॉडल एक बनेगा जिसमें उस पर सर्टेन डेटा होगा, उसके बेसिस में एक फ्रेमवर्क या मॉडल आप बनाओगे। अब वो डेटा किस तरीके से है वो भी एक सोच, क्योंकि वो उसमें हम इंसानी शरीर यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसके डेटा जो रिलेटेड डेटा है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। सो डेटा क्वालिटी जो है, इफेक्टिवनेस ऑफ एआई मॉडल की बात करते हैं, डेटा क्वालिटी की बात करें तो द इफेक्टिवनेस एआई मॉडल्स, तो ये बहुत है, क्योंकि डेटा जिस तरीके से होगा उसी पर एआई का इफेक्टिवनेस आपका डिपेंड करता है। ट्रांसपेरेंसी, बहुत एआई मॉडल्स हैं दे रिमेन्स ब्लैक बॉक्सेस, इट मीन्स कि वहाँ पे विथ लिमिटेड एक्सेस टू द डेटा। बहुत सारे एआई मॉडल है जिसमें बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि ज़्यादा जो एक्सेस टू डेटा है वो बहुत ही लिमिटेड है फॉर अदर पर्पस। जो भी आप मतलब जैसे कोई मॉडल को आप यूज़ करते हो तो उससे पहले उसको ट्रेन करना होता है, और ट्रेनिंग बेसिकली डेटा पर ही होता है। तो अगर डेटा लिमिटेड है तो फिर वो परफॉर्मेंस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अफेक्टेड। तो ये चीज़ है। अब इसमें कुछ फैक्ट्स आपके हैं, धीरे धीरे जैसे एआई एल्गोरिदम डेवलप होगा, डेटा का इंप्रूवमेंट होगा, तो ड्रग डेवलपमेंट में इसका जो यूज़ है वो भी आपका बढ़ता जाएगा। अब ये जो हमने डिस्कशन किया है, इस डिस्कशन में आपको बस ये देखना है कि अगर कभी भी कोई प्रश्न आता है अबाउट द एप्लीकेशन एपीआई तो ये बात आप मेंशन कर सकते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट, दैट इज नासा लुक्स सेट टू रिटर्न स्टारलाइनर एस्ट्रोनॉट। ठीक है, स्टारलाइनर एस्ट्रोनॉट, तो यहाँ पे स्टारलाइनर के ऊपर देख लेते हैं। अब बोइंग जो है, बोइंग कंपनी है, उसका जो स्टारलाइनर प्रोग्राम है, ये मतलब एम है कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स आपके प्रेजेंट है उनको इधर से उधर ले जाना, मतलब पृथ्वी में लेकर आना, फिर वापस लेकर जाना, इस टाइप से काम। तो बोइंग स्टारलाइनर है इसका, ये मतलब ये कार्य जो है बोइंग का स्टारलाइनर आपका कह रहा है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, लाइक रिसेंट डेट सेट आपकी की गई है कि नासा ने अनाउंस किया फाइनली कि एक रिटर्न डेट होगी फॉर स्टारलाइनर एस्ट्रोनॉट्स, जो कि है ना, जो कि थोड़ा जल्दी होगी। उसका सेफ्टी कंसर्न भी एक एस्पेक्ट रखा है। जो कैप्सूल यूज़ होगी जिसमें लोग जो एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे, सो उसको स्वैप किया गया है, स्वैप्ड आउट द स्टारलाइनर मिशन विद स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल जो है वो इस्तेमाल किया गया, ड्रैगन कैप्सूल का इस्तेमाल आपका किया गया। सो बोइंग स्टारलाइनर प्रोग्राम की अगर बात करें तो इसमें मेनली आप ये ध्यान रखना, एम क्या है, एस्ट्रोनॉट्स को ट्रांसपोर्ट करना, कहाँ से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और ये नासा का कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के अंतर्गत होगा। हाउ डज स्टारलाइनर कंपेयर टू अदर स्पेस क्राफ्ट, जिसमें भी एडवांस सेफ्टी प्रोटोकॉल और ये सब यूज़ की गई हैं। मेन चैलेंज देखो तो टेक्नोलॉजिकल और सेफ्टी कंसर्न मेन चैलेंज इसका रखा गया है। क्या सेफ्टी इशू है दैट हैव बीन रिपोर्टेड, क्या है, तो यहाँ पे कुछ नए सेफ्टी कंसर्न हैं वो सामने रखे हैं, क्योंकि आपको किसी जैसे स्पेस में लेकर जा रहे हो, वो भी एक कैप्सूल टाइप है, उस पर उसको आप लेकर जाओगे। सो ये है, तो ये बाकी चीज़ें आप चाहो तो रीड कर सकते हो, ये थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर है का डेंजरस कंसेशंस ऑन लाइबिलिटी। देखो इसका मैं आपको कंटेक्स्ट पहले दे देता हूँ। जैसे क्या है कि अब जो न्यूक्लियर एनर्जी का एप्लीकेशन है ना, वो बहुत हम फोकस करना चाहते हैं। इसका ये भी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, मतलब कई तो ये भी है कि स्मॉल जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए जा सकते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूलर जैसे शब्द कहते हैं कि मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए जा सकते हैं छोटे, तो कहीं भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि इतना सेफ्टी कंसर्न नहीं हो सकता, और उसके माध्यम से जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको हम रन कर सकते हैं, या जो इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस कर सकता है। आप देखोगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जब फ्रांस विजिट किया तो ये आईटीआर प्रोजेक्ट भी न्यूज़ में है। तो ये क्या आईटीआर प्रोजेक्ट पर हमने पहले डिस्कशन किया है कि सन किस तरीके से एक्ट करता है, मतलब सन जो है न्यूक्लियर फ्यूजन यूज़ करके और अपने एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उसी प्रकार से यहाँ पे एक आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर क्रिएट करके, और सेम जो सन में प्रोसेस होता है उसी को हम ऑप्ट आउट करके और फिर हम बना रहे हैं, तो कि हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। तो ये जब हम प्रोजेक्ट की तरफ हम जा रहे हैं तो हम वी आर थिंकिंग कि ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के माध्यम से भी हम एनर्जी का प्रोडक्शन करें, सिर्फ फ्यूजन नहीं, फ्यूजन आई होप यू ऑल आर अवेयर, है ना, एक बार रीड कर लेना, क्योंकि अब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम लगेगा। बस अब फ्यूज़न में क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स जो है एटम आपके कंबाइन करते हैं, फ्यूज़न, ठीक है। फिजन में क्या होता है कि एक आएगा, उस पर जो न्यूट्रॉन है वो टकराएगा और फिर वो दो में टूट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं।
तो ये एक अलग कंसेप्ट है फिजिक्स का। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि हम एनर्जी का प्रोडक्शन करना चाहते हैं। अब कैसे, सपोज करो कि एक लाइबिलिटी आती है, सपोज किसी कंपनी ने कहा कि ठीक है हम जो है आपके लिए प्रोड्यूस कर देंगे, सो हम आपके लिए बनाएंगे, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाएंगे। अब वहाँ क्या है कि न्यूक्लियर जो भी, जैसे फुकुशिमा जापान के अंदर हुआ, अब बड़ा कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसकी लाइबिलिटी किसकी होगी। अब अगर लाइबिलिटी डिसाइड करना है तो अब लाइबिलिटी जैसे कंपनी वाले कहेंगे जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे, बोले यार अगर आप लाइबिलिटी की बात, क्योंकि लाइबिलिटी का मतलब ये होगी कि अगर कोई भी एक्सीडेंट होगा तो सारा कंपनसेशन उसमें आपको भी देना पड़ेगा। अब कंपनी जैसे डरते हैं कि यार मान लो हमने चीज़ें बना के दे दी सारी, अब इसमें कुछ ऑपरेशनल आस्पेक्ट में दिक्कत हो जाए तो उसमें फिर हम क्यों जिम्मेदार इसके लिए होंगे। तो ये है, तो हम गारंटी दे सकते हैं वो सब, लेकिन लाइबिलिटी हम कैसे ले सकते हैं। तो ये चीज़ है। अब इससे क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट है न्यूक्लियर एनर्जी पे वो भी थोड़ा रिड्यूस हुआ है। तो इस पर कुछ बदलाव अभी हाल के जैसे उसमें मतलब बजट के अंदर कुछ चीज़ें हाईलाइट की गई हैं। सो यहाँ पे जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है एटॉमिक एनर्जी एक्ट पे और सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी एक्ट पे, ये आपका है। तो यहाँ पे मेनली उसका इम्प्लीकेशन सेफ्टी पे और इंटरनेशनल रिलेशन पे भी असर पड़ेगा, खासतौर से ऐसे देश जो कि न्यूक्लियर एनर्जी पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यूनियन बजट स्पीच में भी ये जो लॉज हैं इनको अमेंड करने का थोड़ा सा इंटेंशन सामने को देखा गया। और मेनली क्योंकि देखो डायलॉग लगातार बातचीत चल रही न्यूक्लियर सेफ्टी को लेकर, और हाईली एडवांस जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको यूज़ करके कैसे उसको ज़्यादा सेफ और सिक्योर किया जा सकता है। तो कुछ अमेंडमेंट प्रपोज जो है किए गए हैं, लाइक एटॉमिक एनर्जी एक्ट और सिविल लाइबिलिटी जो है फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, ये है। और इसमें जैसे जो इंटरनेशनल न्यूक्लियर सप्लाई है उसको जो लाइबिलिटी है उससे आप कह सकते हैं थोड़ा एग्जम्पशन मिल जाएगा, रिलीव मिल जाएगा इन केस ऑफ एक्सीडेंट। और इससे क्या है कि इससे वाशिंगटन मतलब यूएस है उसको थोड़ा सा सही लगेगा, यूएस की कंपनी दे वांट कि ठीक है हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इसमें न्यूक्लियर सेफ्टी भारत का जो है वो अफेक्ट होगा। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस की बात करें तो गवर्नमेंट जो है इट ऑल्सो पुश फॉर न्यूक्लियर एनर्जी एज अ प्राइमरी सोर्स। तो ये भी एक है कि जैसे मान लो भले न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ है जापान के फुकुशिमा में, और अगर आप देखो न्यूक्लियर एनर्जी है तो ठीक है, मतलब छोटे से स्पेस में, मतलब इन कंपैरिजन टू अदर, तो अगर हम यूज़ करें तो हम कर सकते हैं। लेकिन उसमें जब सपोज कहीं पे आपने न्यूक्लियर उसमें और कोई बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया, जैसे बहुत भयंकर सुनामी आई थी जापान के अंदर, उसने फुकुशिमा का जो न्यूक्लियर रिएक्टर उसको तोड़ दिया पूरा, उससे पूरा का समुद्र का पानी जो है रेडिएशन से भर गया और वो चाइना तक उससे असर हुआ। तो ये बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है कि सेफ्टी वाली बात जो है वो कंसर्न एक रहता है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो अमेंडमेंट है इससे इंडिया यूएस रिलेशन रीशेप आपका होगा। यूएस से भी के तरफ से भी प्रेशर अमेरिकन गवर्नमेंट है जो है लगातार इस पर कह ही रही थी कि आपको चेंज जो है करना चाहिए, इससे यूएस सप्लायर के लिए चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाएंगी। अब यही है कि अगर हम करते हैं तो इसमें इन केस एक्सीडेंट होता है तो उस केस में कौन जिम्मेदार होगा वो है। तो ये इसमें कुछ मान लो क्लॉज डाला जा सकता है, डिटेल क्या है वो जब आएगा तब डिस्कस करेंगे। सेफ्टी कंसर्न है जैसे फुकुशिमा है, ये है ही, फुकुशिमा डिजास्टर की बात करें तो वो वहाँ पे न्यूक्लियर एक्सीडेंट आपका ही हुआ भी था, काफ़ी सारे लोग उससे अफेक्ट भी हुए थे। उसके बाद इकोनॉमिक डैमेज की बात करें तो कॉस्ट एसोसिएटेड जो है न्यूक्लियर एक्सीडेंट का वो बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर जो न्यूक्लियर डैमेज होगा, जैसे आप खुद सोचो कि फुकुशिमा की वजह से बहुत सारा एरिया में समुद्र के पानी में रेडिएशन ही रेडिएशन, तो मैराइन एस्पेक्ट अफेक्ट हुआ। जो जिन्होंने कंज्यूम किया उस मतलब जैसे जो भी सी फूड है कंज्यूम किया उनके अंदर वो उस चीज़ चली गई, तो उससे कई कैंसर का ट्रांसफ़र जो है वो भी देखने को मिला। तो इकोनॉमिक डैमेज एक्सीडेंट से बहुत हाई होता है, इवन अगर लाइबिलिटी कॉस्ट से कंपेयर आपका करें। सो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया में थोड़ा सा देखा भी जा रहा है कि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, अगर हम यूएस के रिएक्टर्स का इंपोर्ट करते हैं तो उसका हो सकता है जैसे AP1000 रिएक्टर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। और फिर यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर जो जनरेट होती है इस रिएक्टर से वो में भी सिग्निफिकेंटली हायर है अगर दूसरे कंपीटिंग सोर्सेज से देखा जाए। तो जैसे और दूसरे सोर्सेज की तरफ हम क्या जा सकते हैं ना जी प्रोडक्शन के लिए, कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो कॉस्ट हाई है, नो डाउट कॉस्ट हाई है। हमें अभी जैसे अच्छा हमें अल्टरनेटिव भी चाहिए, जैसे अब आप हाइड्रो पावर एक लिमिटेड उसमें कर सकते हो। उसके बाद आप अगर सोलर एनर्जी है तो हर जगह सोलर एनर्जी यूज़ नहीं कर सकते, उसकी भी लिमिटेशन, हाइड्रो पावर वो भी लिमिटेड है। तो आपको डाइवर्सिफाइड तो करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं कि न्यूक्लियर एनर्जी सब कुछ रिप्लेस कर दे। सेफ्टी कंसर्न तो है ही, ठीक है, बट क्या हम टेक्नोलॉजिकल लेवल पे चीज़ें कर सकते हैं क्या? अगर सारी सेफ्टी है उसको ध्यान में रखा जाए तो क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं? तो ये एक डिबेट का इशू आपका बन जाता है, ठीक है। तो ये आप रीड कर लेना, मैंने पूरे जो की पॉइंट्स आर्टिकल के वो डाल दिए हैं, जो बातें अभी मैंने किया है, ठीक है। जैसे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, व्हाट इज़ द राइट ऑफ रिकोर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ न्यूक्लियर लाइबिलिटी। राइट ऑफ रिकोर्स अलाउ ऑपरेटर टू सीक द कंपनसेशन फ्रॉम द सप्लायर। तो ये चीज़ हटाने की बात आपकी की गई है,
ठीक है। तो राइट ऑफ रिकॉर्ड्स का मतलब है कि जो भी ऑपरेटर है, सपोज कोई हम रन कर रहे हैं तो जो भी सप्लाई जिसने किया है तो वो कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा इफ़ एन अगर कोई भी एक्सीडेंट जो है वो अगर ऑकर करता है। और अभी फ़िलहाल के लिए जो भी बदलाव किया उससे जो इंडिया यूएस रिलेशन है दैट इज़ गोइंग टू ट्रांसफॉर्म। तो ये है। सिविल सोसाइटीज़ की बात करें वो है कई सारी, जैसे सिविल सोसाइटी है वो सेफ्टी मेजर्स को ज़्यादा फोकस कर रही है। जो सप्लायर है जो दे रहा है तो उसका ज़्यादा आप कह सकते हो ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी है। तो ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी है लाइक फॉर सप्लायर्स जो मतलब दे रहे हैं तो उनकी ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, इस चीज़ को हाईलाइट जो है सिविल सोसाइटी के द्वारा किया आपका गया है। तो मेनली कंसर्न यही चीज़ है कि अगर एक्सीडेंट होता है उसका जिम्मेदारी कौन लेगा। आप गाड़ी चला रहे हो तो उसमें एक्सीडेंट अगर होता है तो आप मान लो इंश्योरेंस कंपनी है कुछ है तो वो तो ठीक है, लेकिन अब उसमें कुछ चीज़ें मतलब की जा सकती हैं कि अगर मतलब पूरे का पूरा कंपनसेशन ना दे के सर्टन अमाउंट या कुछ शेयरिंग के जो भी ऐसा कुछ क्लॉज जो है वो लेकर आया जा सकता है। ऑल दो हम ये पूरा डिनाई नहीं कर सकते, सेफ्टी कंसर्न तो है, लेकिन देखो भारत जैसे डेवलपिंग देश के अंदर जहाँ पे अगर एनर्जी नीड हम पूरी नहीं करते हैं, अभी तो ठीक है आपका कोल से आप थर्मल पावर प्रोड्यूस कर पा रहे हो तो आप ये खुश हैं हम लोग, लेकिन एक स्थिति बन सकती है एनर्जी पॉवर्टी, मतलब एनर्जी की जो एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी है दैट इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड। तो वो एक फ्यूचर के अंदर इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज। तो अभी फ्यूचर के अंदर इफ़ वी डोंट हैव द एनर्जी सोर्स यू कैन इमेजिन कि मतलब द काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट वी मे फेस। तो आप आगे का समय टेक्नोलॉजिकल युग आ सकता है। अगर आप एलन मस्क है ना उसके अगर आप इंटरव्यूज़ को सुनोगे तो व्हाट ही हैज़ सेड कि बोले जैसे उसके उनकी कंपनी है बोरिंग क्या ऐसे करके कंपनी है ना, तो सिटी का बनाने का काम रहता है। ही सेड कि बोले अगर बिल्डिंग स्ट्रक्चर इज़ अ 3D स्ट्रक्चर और रोड इज़ अ 2D स्ट्रक्चर, तो इफ़ लोग 3D से 2D की तरफ जा रहे हैं तो उस केस में जो है मतलब ट्रैफिक का इशू जो है वो रेज होगा। अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं इसको कर रहा हूँ बिकॉज लोग एक ही जगह इकट्ठा होंगे उसी में मूव कर रहे हैं। सो इफ़ द इंडिविजुअल मूव फ्रॉम 3D टू 3D, मतलब 3D स्ट्रक्चर ही हम बनाएं, जैसे टनल है उसके अंदर मूव करना, या फॉर एग्जांपल फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स टाइप ही है तो उसके अपने लिमिटेशंस हैं फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स या फ्लाइंग कार्स इनके, है ना, नॉइज़ और ये बहुत सारी इश्यूज प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके होंगे। लेकिन जो टनल्स हैं दैट कैन बी देयर, टनल्स आप जो है बना सकते हो, टनल और ये सब आप क्रिएट कर सकते हो। और तो मतलब कहा गया कि अंडरग्राउंड बनाएंगे तो उसमें मेनली अर्थक्वेक से बचा जा सकता है। मतलब हम ऐसा क्रिएट कर सकते हैं इट इज़ काइंड ऑफ अ सबमेरिन कि फ्यूचर के अंदर कोई बड़ा डिजास्टर कुछ आता है तो उससे हम मीट कर सके। मतलब वो इतना आगे की सोच है क्योंकि ऑफकोर्स जो अर्थ है वो ऐसा नहीं है कि मतलब वो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी आपकी रहती है डिजास्टर के कंटेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं जेंडर इंक्लूसिव विकसित भारत। जेंडर इंक्लूसिव मतलब हम जो भी पॉलिसीज़ फ्रेम कर रहे हैं तो उसमें जो है जेंडर को इंक्लूड करना दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जेंडर इंक्लूसिव मतलब आप कह सकते हैं कि जो वुमेन हैं उसके कंटेक्स्ट में भी हमें ध्यान में रखना है। जो भी बजट एलोकेशन है तो इस बजट के अंदर कई सारी चीज़ों को हाईलाइट भी किया गया, इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ फोकस किया गया है, एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनल ग्रुप। इंक्लूसिव मतलब ग्रोथ का जो बेनिफिट है सभी तक रीच करे और जो भी हमारे मार्जिनल ग्रुप है उनको कैसे हम एम्पावर करें इंक्लूडिंग वुमेन। तो ये है उसमें जीरो पावर्टी 7, ठीक है। तो एक तो जीरो पावर्टी की तरफ हम जा रहे हैं, एक भी गरीबी ना हो। उसका 70% जो वुमेन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ये फोकस आपका किया गया है। लगभग 8.8% जेंडर बजट के लिए एलोकेट किया गया है। स्किल प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना और एंटरप्रेनर बनना वुमेन के लिए ये भी है। बजट एलोकेशन जो जेंडर फोकस्ड इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो जो बजट एलोकेशन है और जेंडर फोकस्ड इनिशिएटिव ये आपका इंक्रीज़ हुआ है काफ़ी तेज़ी से, मतलब 8.8% ऑफ टोटल बजट आपका हुआ है जो कि एक है पिछली बार से 6.8 से 8.8% ये आप प्रीलिम्स के लिए भी याद रखना। और ये लगभग आप कह सकते हो 4.49 लाख करोड़ का है जो कि 49 यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर है। हाईएस्ट जेंडर एलोकेशन 2 साल में 20 साल के अंदर 2 डिकेड्स में देखने को मिला। इसमें 20 न्यू मिनिस्ट्रीज़ को भी मतलब उसमें भी इंक्लूड किया गया है। जेंडर कंसर्न को ध्यान में रखना चाहिए। तो मेनली पूरे के पूरे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उसमें जेंडर एस्पेक्ट को ध्यान में रखा, मतलब वुमेन के पार्टिसिपेशन को हमें इंक्रीज़ करना है। अब वुमेन को एम्पावर करना, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भारत के अंदर वो तेज़ी से बढ़ेगा, लाइक 42% है तो उसको हम मतलब वी वांट टू इंक्रीज़ दैट, है ना। तो यहाँ पे लगभग अभी 42%, 23-24% है। इसको लाइक मेन है तो 79%, तो वी हैव टू इंक्रीज़ दैट। अब इसमें ये भी है कि मेनली कंट्रीब्यूशन जो है कुछ स्कीम्स का है ज़्यादा, तो वी हैव टू थिंक कि थोड़ा सा जो जैसे मान लो कि वी हैव टू मतलब जो दूसरी थोड़ा सा और अच्छी और एडवांस एरियाज़ हैं वहाँ भी वुमेन के पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव के कंटेक्स्ट में देखें तो इंटेंड टू ब्रिज दिस गैप, है ना। कई सारी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़
कई सारे वुमेन का, वो कई स्कीम के माध्यम से, मनरेगा, स्किल इंडिया, उसके माध्यम से उनको जो मतलब स्किल्स प्रोवाइड करे और उनके पार्टिसिपेशन कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में उसको बढ़ाया जाए। अब चैलेंजेस ये है कि जैसे वुमेन हैं तो उनको जॉब सिक्योरिटी एक इशू है, लो वेजेस एक इशू है, ठीक है, पार्टिसिपेशन गैप कंपेयर टू मैन, तो वो क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें वुमेन है, एज अ वुमेन के रूप में उन्हें फेस करना पड़ता है, तो उस चीज़ को कैसे हम इंश्योर करें, मतलब मैन के कंपैरिजन अगर वुमेन की बात करें तो उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो गिग वर्कर्स का फॉर्मलाइजेशन पे भी बात की। गिग वर्कर जैसे मान लो जो ये प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं ना, जैसे स्विगी, जोमेटो, इस सब में जो काम करते हैं, तो ये 90% जो वर्किंग वुमेन है ये इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर है। तो बजट ने कहा कि जो गिग वर्कर्स हैं उनको फॉर्मलाइज किया जाए, उन्हें भी सोशल सिक्योरिटी और इन सब पर फोकस किया जाए। एंटरप्रेन्योरशिप लोन जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। फिर उसके बाद फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं और उनको है ना, तो जो भी वुमेन लेड बिजनेस है तो फर्स्ट टाइम जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, दे शुड अडॉप्ट टू और रिकॉग्नाइज जो भी वुमेन हैं उनका डाइवर्स आर्थिक जो रोल है उसको रिकॉग्नाइज करना। बहुत सारे ऐसा जैसे कोई लोन और ये सब देते हैं, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन ये सब होता है, तो उसको थोड़ा मिनिमाइज़ करना, चाहे है ना, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड के कंटेक्स्ट में हो, सच एज डीलिंकिंग किसान का क्रेडिट कार्ड फ्रॉम लैंड ओनरशिप, तो इसमें किसान क्रेडिट कार्ड वुमेन फार्मर को भी मिल सकता है अगर भले वो लैंड ओनरशिप उनके पास नहीं है, तो वो ईजिली एक्सेस लोन और क्रेडिट फैसिलिटीज़ को कर सकते हैं। तो मेनली ये है कि वुमेन ओन जो एंटरप्राइजेस है उनमें मेनली फोकस ये है कि हम उनको फाइनेंशियल जो सहायता है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि इवन दे कैन ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जॉब क्रिएशन एज वेल। ऐसा नहीं कि उनको खाली जॉब रहे, दे कैन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन जॉब क्रिएशन एज वेल। सो यहाँ पे वुमेन ओन्ड बिजनेसेस जो हैं वो इस्टेब्लिश किया जा सकता है, जिससे कि कई सारे मिलियंस ऑफ जॉब्स जो है वो आपकी क्रिएट होंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज़ AI समिट। इस पर हमने चर्चा भी किया। इंडिया के ऑनरेबल प्रेसिडेंट जैसे उन्होंने विजिट भी किया था फ्रांस को इस समिट को अटेंड करने के लिए। और AI बेस्ड ये जो समिट है इस पर बिल्कुल प्रश्न आपके लिए मेंस में बन सकता है। इसको थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, कौन सा टॉपिक कौन सा है, तो इसके लिए हमेशा सिलेबस को एक रीड आप जरूर से किया करो। ऐसा नहीं कि कोई बोल दिया GS पेपर 3 में है तो बस आप रट लिए, ठीक है। ये अगर आपने अभी तक नहीं सीखा कि कौन सा टॉपिक किस सिलेबस के किस हिस्से में है, तो इसमें मतलब आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट करना चाहिए। और सिलेबस को हमेशा सामने रखो। थोड़ा 2 हफ्ता 3 हफ्ता लगेगा कि अच्छा जैसे आप आइडेंटिफाई कर सको सिलेबस के किस मॉड्यूल में हो सकता है, क्योंकि कोई भी टॉपिक ना एक मॉड्यूल के अंदर हम नहीं रख सकते कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक। आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए कि ये टॉपिक इसका डाइवर्स जो मॉड्यूल्स हैं मेंस के पेपर के अंदर उस पर वो जुड़ सकता है और प्रश्न जो है वो फ्रेम हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं AI एक्शन समिट की बात की गई है। तो यहाँ पे अभी AI एक्शन समिट जो है वो अभी एड्रेस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने किया था। तो यहाँ पे जो इवॉल्विंग हमारा क्या AI को लेके अप्रोच है उस पर चर्चा भी की गई है और कई सारे डिस्कशन भी आपका किया गया है। अब उसमें और भी चीज़ें आएंगी कि क्या ऊपर प्रॉपर डिक्लेरेशन सामने आया, जॉइंट स्टेटमेंट क्या आपको सामने आया, तो उस पर हम लोग और डिस्कशन करेंगे। बट मेनली फोकस गवर्नेंस, सेफ्टी और सभी को एक्सेस हो सके, ये 3 पॉइंट्स पर बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब गवर्नेंस कि AI बेस्ड सिस्टम को आप कैसे चलाओगे। दूसरा सेफ्टी एस्पेक्ट है, AI से एसोसिएटेड जो रिस्क हैं उनको हाउ वी डील दोज रिस्क। देन सभी लोग एक्सेस, एवरीवन आर लाइक एवरीवन इज एबल टू एक्सेस इट, तो ये यूनिवर्सल एक्सेस ये भी देना है। तो की हाईलाइट जो है फ्रॉम AI एक्शन समिट की बात करें तो समिट सर्व्ड एज अ पिवटल प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल लीडर्स। जो है ना, जो समिट है उसमें कई सारे जो लीडर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, जैसे मान लो रिस्क एसोसिएशन क्या है, अगर जैसे जैसे AI सिस्टम आगे बढ़ रहा है, जैसे AIOक्रेसी वाला मैंने टर्म आपको दिया ना कि द ब्यूरोक्रेसी इज रिप्लेस्ड बाय AIOक्रेसी, ठीक है। थोड़ा सोचना है, मैंने कहा है कि आप एज अ स्टूडेंट के रूप में मैं चाहूँगा कि आपका जो आप औरों से एक कदम आगे रहें, आपका माइंड सोचे थोड़ा सा, एक कदम आप आगे चल के सोचे राधा देना ना। अभी AIOक्रेसी ब्यूरोक्रेसी को रिप्लेस करो। UPSC देखो यही चीज़ पकड़ लेती है, मतलब है ना, इंटरव्यू हो गया या किसी और से आपसे प्रश्न जो है वो फ्रेम हो सकता है। सस्टेनेबल एनर्जी, मतलब AI डेवलपमेंट, क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन भी काफ़ी अधिक होता है आपका, तो एनर्जी कंजम्पशन है तो उसमें भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हम सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेस जो है वो डेवलप कर सकें AI डेवलपमेंट के लिए। फिर इंडिया का जो विज़न है AI गवर्नेंस के कंटेक्स्ट में वैल्यूज़ पे भारत ने हाईलाइट किया। लाइन आप हमेशा याद रखना कि यहाँ पे सामाजिक जो वैल्यूज़ हैं, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करें कि मतलब रेगुलेशंस के माध्यम जो भी पोटेंशियल रिस्क है, मतलब ये हमने जो फोकस किया कि भाई एक रेगुलेशन तो होना चाहिए, विदाउट रेगुलेशन तो कुछ नहीं हो सकता है। बट है ना, जो भी पोटेंशियल रिस्क है, जो भी एसोसिएटेड रिस्क है, उसको दूर करने के लिए हम प्रॉपर रेगुलेट कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि उस रेगुलेशन को बहुत इतना स्ट्रिक्ट कर दिया कि इससे इनोवेशन इज गोइंग टू बी अफेक्टेड।
ऐसा भी नहीं। फिर हमने कहा कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पे हमने फोकस किया है, तो यहाँ पे एंगेजिंग विद ग्लोबल पार्टनर्स, और इंटरनेशनल लेवल पे हम ग्लोबल जो भी बड़े प्लेयर्स इस एरियाज़ में उनके साथ कोलैबोरेट करके आगे काम करें। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या होगा भारत के लिए अगर एआई का डेवलपमेंट होता है, तो जॉब मार्केट है, देखो फ्यूचर के अंदर एआई मतलब बहुत सारी कंपनीज आईटी सेक्टर सर्विस सेक्टर में जो अब इंसान कर रहा है वो एआई सिस्टम कर सकता है। सो वो अगर हम एआई बेस्ड सिस्टम डेवलप कर पाते हैं और उस पर ह्यूमन को इंटीग्रेट कर पाते हैं तो इंडियन इकोनॉमी के लिए भी बूस्ट करेगा। तो ये एक चीज़ है। फिर पोटेंशियल रिस्क है, जॉब मतलब जैसे जॉब डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि ऐसे फिनोमेना वे आर फर्म बेनिफिट फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाइल रियल वेज स्टैग्नेट पोजिंग सीरियस कंसर्न फॉर द वर्कफोर्स। तो मतलब ये एंगल पॉज भी है, इसे कहा गया कि जैसे कोई भी फर्म है अगर वो टेक्नोलॉजी की तरफ जाती है तो उसके बाद कई सारा देखो या तो वेज का लॉस भी होता है, रियल वेज भी रिड्यूस होता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर वो करते हैं, क्योंकि जो काम इंसान करता था उसकी इंपॉर्टेंस थी, उसको पैसा ज़्यादा, अब वो टेक्नोलॉजी फटाफट कर लेती तो आपकी इंपॉर्टेंस रिड्यूस हुई, पैसा कम मिलेगा, ये है। बट यहाँ पे क्या है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक टाइम के बाद नए प्रकार के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आते हैं। तो ये जो लोग ट्रांजिशन फेस में हैं उनको इश्यूज फेस करना पड़ेगा। और ये चीज़ थोड़ा सा बहुत मैटर भी आपका करेगा। इस पर हमें पूरे अपने एजुकेशन सिस्टम में ऐसा नहीं हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी खाली पढ़ते रहे, टेक्नोलॉजिकल माइंड्स जो हैं वो आने पड़ेंगे। और उसमें जो टीचर्स हैं उनको मेरिट बेस्ड लेकर आना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि खाली जिसने बीएड और ये सब कर रखा है वही लोग हैं। स्कूल लेवल पे भी अच्छे माइंड्स जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड जो माइंड्स होते हैं इधर उधर से जहाँ से भी हों, वो अगर आप एजुकेशन सिस्टम में वो जाएंगे तभी चीज़ें होंगी। तो अगर आप अच्छे मेरिट का रिस्पेक्ट नहीं करोगे, मेरिट इन द सेंस जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, अगर वहाँ के लोगों को हम लेकर नहीं आते तो फिर आप compete ही नहीं कर सकते कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो कैसे मतलब फिर वैसे चाइल्ड के जो दिमाग है उसमें कैसे उन चीज़ों को डाल सकता है कि अच्छा फ्यूचर में ये चैलेंजेस हैं। अभी आप देखो किसी भी कॉलेज या स्कूल लेवल के टीचर्स ही मतलब कुछ ना कुछ तो मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर से बात ये सब करोगे तो वो बोलेंगे अरे क्या बात हो रही है, ठीक है। वो वही अभी हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी और जो है समाज ऐसे डिवाइडेड है और ये है वो है, हमारे साथ ये हुआ है, इस टाइप के बातों पे ही चीज़ें चल रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसके बियॉन्ड हमें जाना पड़ेगा, हमें ऐसे माइंड को सामने लेकर आना पड़ेगा जो कि एक तरीके से हमें टेक्नोलॉजी के प्रति अवेयरनेस बढ़ाएं और प्लस एक ह्यूमन स्किल जो है वो डेवलप करें, ठीक है। तो ये मतलब बहुत ही मेच्योर माइंड चाहिए इसके लिए। हो सकता है कि आप कई लोग को लगे कि यार ऐसा होने से हमें नुकसान हो सकता है, तो वहाँ हमें इतना नहीं सोचना, क्योंकि देखो अगर हम टेक्नोलॉजी के लेवल पे हम काम नहीं करेंगे ना तो हम इतना पीछे रह जाएंगे कि सभी जो है मतलब बहुत ही इकोनॉमी भी पीछे चली जाएगी और लोग भी उतना बेनिफिट नहीं हो पाएंगे। तो एक सामाजिक क्योस बहुत क्रिएट हो सकता है। तो सस्टेनेबिलिटी इन एआई डेवलपमेंट की बात करें तो एक तो देखो जो भी एआई डेवलपमेंट है, क्योंकि एनर्जी का बहुत कंजम्पशन होता है, क्योंकि डेटा के माध्यम से प्रॉपर ट्रेनिंग एआई सिस्टम को होता है। आप कोई भी एआई सिस्टम रन करोगे तो उससे हमेशा 24 घंटे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप अगर रिन्यूएबल एनर्जी आपको जो है वो डेवलप करना पड़ेगा और या अदर सोर्स ऑफ एनर्जी डेवलप करना पड़ेगा। ग्लोबल कंज्यूमर कंपैरिजन देखा तो यूएस जो है इट कंज्यूम्स मोर देन ट्वाइस द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इंडिया, है ना। भले पॉपुलेशन छोटी है लेकिन फिर भी जितनी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हम करते हैं उससे 2 गुना जो है यूएस करता है। एंड और है ना, तो इसलिए अगर हमें देखा मतलब भले वो देखा जाए तो उन्हें भी एक एनर्जी एफिशिएंट एआई सॉल्यूशन की तरफ जाना है। हमें भी अपने एनर्जी नीड को अच्छा करने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए जो है एनर्जी एफिशिएंट एआई सॉल्यूशन की तरफ जाना है। फ्यूचर डायरेक्शन ये है। तो इंडिया का एआई मिशन है जिसमें हम लोग जो आपका जीपीयू क्लस्टर्स हम डेवलप कर रहे हैं, एआई प्रोजेक्ट्स को, है ना, तो बहुत सारे एआई प्रोजेक्ट को फंड कर रहे हैं। ये जो आपके कई सारे ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट क्लस्टर्स बने हुए हैं, तो वहाँ पे कैसे जो कई एआई प्रोजेक्ट रन हो सकते हैं ये सब, तो उसको पूरा इन इनिशिएटिव्स को हम एम हमारा है कि हम इसको सब्सिडाइज करें कि और प्लस सपोर्ट जो है प्रोवाइड करें, स्किल डेवलपमेंट करें। विदाउट ह्यूमन रिसोर्स कुछ भी नहीं हो सकता है, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बिना ट्रांसफॉर्मेशन के भी नहीं हो सकता है, ठीक है। बाकी देखो ये सारी चीज़ें जो फटाफट आप ये रीड कर लेना, ये थोड़ा रिवीजन के लिए मैंने पॉइंटर्स बनाए हैं। देखो कंटेंट भी इसलिए बनाने में टाइम लग जाता है कि आपके लिए थोड़ा आसान रहे चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एआई डिफ्यूजन फ्रेमवर्क। अंडरस्टैंडिंग द एआई डिफ्यूजन फ्रेमवर्क की बात अगर किया जाए, आज सुबह 5 AM के सेशन में मैंने प्लेसेस एंड न्यूज़ जो हैं वो डाले हैं, तो अभी इनको उसमें धीरे धीरे करके पूरे 2 साल का डाल दूंगा, तो उसी से देखना लगभग 5, 6, 7 क्वेश्चन इस साल प्रीलिम्स में होंगे जो कि हर साल होते हैं। चलो एआई डिफ्यूजन फ्रेमवर्क की बात करें तो बिडेन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ समय पहले ही एआई डिफ्यूजन फ्रेमवर्क सामने रखा था। अब इसके तहत क्या है कि मेनली जो यूएस का
जो मतलब यूएस अपने आप को एआई टेक्नोलॉजी पे लीडर के रूप में सामने रख सकता है। तो वहाँ पे कहा गया एक तरफ तो इनोवेशन को प्रमोट करना प्लस अपनी जो सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, उसको बैलेंस करते हुए। अब इसमें क्या है कि एक तो यूएस के, उसने कहा कि हम यूएस की जो हेजिमनी का मतलब कि अपनी जो प्रभुत्ता है ना, कि मेरा ही कंट्रोल है, उसको देख मेंटेन करके रखना। अगर एआई एडवांसमेंट में आप पीछे रह गए, चाइना आगे चला गया, तो वो सारी कंट्रोल कर लेगा। इनोवेशन, सिक्योरिटी दोनों। अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपने रेगुलेशन लगा दी कि इनोवेशन के लिए जगह ही नहीं बचा, तो दोनों को बैलेंस करके चलना है। और जैसे चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ऐसा कोई जो एडवर्सरी है उनको हम कैसे प्रिवेंट आपका कर सकते हैं। अब मैकेनिज्म फॉर फ्रेमवर्क है, तो पहला तो ये है लाइक जो भी चीज़ें हैं, लाइक की एलाइज जो हैं दैट आर एसेंशियल टू द एआई सप्लाई चेन, दिस कंट्रीज कैन अफोर्ड एआई टेक्नोलॉजी विदाउट रिस्ट्रिक्शन। तो पहली चीज़ तो ये कहा गया कि जैसे जो देश हैं यूएस से जुड़े हुए हैं, तो उसमें उनको मतलब आसानी से जो भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है एआई सिस्टम डेवलप करने के लिए वो प्रोवाइड करना। फिर धीरे धीरे जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को प्रोवाइड करना, इंक्लूडिंग नेशन लाइक इंडिया, और जहाँ पे लिमिटेड एक्सेस होगा। थर्ड टायर में जो मेनली एडवर्सरीज हैं, तो उनको प्रिवेंट करना कि उन तक वो टेक्नोलॉजी जो एडवांस एआई सिस्टम है वो रीच ना करे। तो ये 3 टायर स्ट्रक्चर जो है डेवलप किया गया। तो एआई डिफ्यूजन फ्रेमवर्क आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए, जो कि एक्सपोर्ट कंट्रोल सिस्टम जो है रिलेटेड विथ एआई टेक्नोलॉजी, कि किनको हम एआई बेस्ड जो टेक्नोलॉजी किसको हम दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते हैं, कौन एडवर्सरीज हैं। तो ये यूएस के द्वारा फ्रेमवर्क सामने आपका रखा गया है। अब जो इम्प्लीकेशन एआई डिफ्यूजन फ्रेमवर्क का, ये इसका इम्पैक्ट यूएस के बियॉन्ड देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि देखो जो टेक्नोलॉजी है, बिना टेक्नोलॉजीज़ के तो दूसरे भी डेवलप नहीं आपके कर पाएंगे। सो जो एलाइज है वो तो बेनिफिट होंगे, जैसे भी एआई टेक्नोलॉजी से एक्सेस उनको रहेगा, तो जो भी एलाइज होंगे यूएस को, उनको तो बेनिफिट होगा। और है ना, बट दे में ऑल्सो फेस चैलेंजेस ड्यू टू यूनिलेटरल नेचर ऑफ यूएस पॉलिसी। तो मतलब अब वही बात है, ट्रस्ट वाली बात है, कब तक वो देते हैं। जैसे ऑस्ट्रिया है, इसराइल है, यहाँ पे मतलब आर नॉट एग्जाम्प्ट फ्रॉम द फ्रेमवर्क रिस्ट्रिक्शन। जैसे भले वो एलाइज हैं लेकिन फिर भी उन्हें जो है रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़े। तो अब फ्यूचर के अंदर मान लो अभी आपको दे रहे हैं एलाइज के नाम पे, बाद में रिलेशन सही नहीं हुआ तो फिर आपसे वापस करा लेंगे कि ठीक है आपको हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। द फ्रेमवर्क सर्व एज अ डेटरेंट फॉर एडवर्शियल नेशन। ठीक है, जो एडवर्शियल नेचर है उनके लिए तो एक आप कह सकते हो कि एक डेटरेंट के रूप में ही होगा कि कोई भी टेक्नोलॉजी है वो नहीं प्रोवाइड होगी, रिस्ट्रिक्शंस है। भारत के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस है एआई डिफ्यूजन फ्रेमवर्क जो है? अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो हमें अब क्योंकि हम लोग अभी टायर 2 के अंदर है, सो किस तरीके से हम अपनी पार्टनरशिप यूएस के साथ इंश्योर करते हैं, लाइक है ना, लाइक बिटवीन इंडियाज टेक्नोलॉजिकल एम्बिशंस एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द यूएस। तो यहाँ पे देखना क्या है, बाय इम्पोजिंग लिमिटेशन ऑन एआई डेवलपमेंट आउटसाइड द यूएस। अगर एआई डेवलपमेंट बाय इम्पोजिंग limitation on AI development outside the US, the framework may deter investment in Indian subsidiaries of American AI firms leading to potential talent drain। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। जैसे मान लो कि जैसे ये है कि भाई इंडिया है, अब उसको सेकंड टायर में रखा गया, तो अमेरिकन कंपनी भले वो भारत के अंदर है, बट वहाँ पे वो जो इन्वेस्टमेंट एआई सिस्टम में होना चाहिए वो नहीं होगा। और इसमें जो भी स्किल्ड पर्सन उस कंपनी में काम करेंगे, उसको उन कंपनी मतलब वही कंपनी जो मेजर, जैसे उसकी सब्सिडरी कंपनी इंडिया के अंदर है या कहीं और है, और जो टैलेंट है वो इंडिया में, तो वो फिर मेनली फिर यूएस चले जाएंगे, उनको यूएस भेज दिया जाएगा। तो इससे क्या टैलेंट ड्रेन का पोटेंशियल भी है। सो यहाँ पे ये भी देखना है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी डिनाइल रिजीम भी एक देखना है कि यहाँ पे जैसे कई चीज़ें, जैसे बहुत समय तक न्यूक्लियर एनर्जी हमें जो या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमें नहीं दी गई, एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी को ऐसे डिले किया जाएगा, तो इसका अपना एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो हम कैसे अपने रिलेशंस को बैलेंस करके चलते हैं, यूएस के साथ अपनी पार्टनरशिप को कैसे मेंटेन करके चलता है, तो उसी बेसिस पर हम चीज़ों को एक्सेस फ्यूचर के अंदर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कंसेक्वेंसेस इसका क्या हो सकता है? तो कुछ तो एडवांटेज यूएस का है, बट एक फ्रेगमेंटेड एआई इकोसिस्टम है। इसका मतलब क्या है कि देखो अब यूएस सोच रहा है कि मैं सारी एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है प्रोवाइड करूंगा, जिसको प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एआई हैव्स और एआई हैव नॉट्स हो जाएंगे। ठीक है, ये टर्म मैंने अभी क्रिएट कर दिया, एआई हैव्स और एआई हैव नॉट्स हो जाएंगे। मतलब ऐसे लोग जो एआई टेक्नोलॉजी को जो एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे लोग जो नहीं कर सकते हैं। तो मतलब एक टूटा हुआ एआई इकोसिस्टम आपका बनेगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि कुछ देश तो अपना कैपेबिलिटीज़ बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे। मतलब एक ऐसा नहीं कि यूनिफॉर्मिटी आपकी डेवलप होगी। अब इसमें क्या है कि इसको देखा देखी में जिनको आपने रिस्ट्रिक्ट किया वो ज़्यादा से ज़्यादा
आप कह सकते हैं कि इनोवेशन करेंगे या फिर दूसरी अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जो देश है वो जाने लग जाएंगे। तो ये है ना, तो इससे मतलब यूएस के बियॉन्ड, जैसे ऐसी जगह जहाँ यूएस का इन्फ्लुएंस नहीं है, उनके बियॉन्ड भी जो है चीज़ें आगे जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो देखने वाली बात है। मतलब नई नई टेक्नोलॉजी, अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी की तरफ जो यूएस राइवल्स हैं वो जाने लग जाएंगे। फिर कंट्रीज़ दैट फाइंड देमसेल्व्स एट ऑड्स, मतलब ऐसे देश जो यूएस के साथ आप कह सकते हैं पॉलिसीज़ के साथ नहीं है या अलग हैं, तो यहाँ पे दे विल ट्राई टू डाइवर्सिफाई दैट टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप। तो यहाँ पे नॉन यूएस एंटिटीज़ आपस में कोलैबोरेट करने लग जाएंगी, ये भी पॉसिबिलिटी है ना। क्योंकि देखो यूएस तो ये टेक्नोलॉजी उन्हीं को देने को तैयार है इस फ्रेमवर्क के तहत कि जो उनके एलाइज़ हैं या फिर सेकेंड टायर में जो थोड़ा उनकी बात मानते हैं इस टाइप से। तो फिर वो आउटसाइड जो यूएस इन्फ्लुएंस है वहाँ पे अलग तरीके का अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी, अलग तरीके का पोलराइजेशन जो है वो डेवलप होने लग जाएगा। बैलेंसिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड इनोवेशन, तो इसमें एक तो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न सामने रखा ही गया है कि उन्हीं जगह पे, मतलब जैसे एडवर्सियल जो नेशन है, जो दुश्मन है यूएस को, उन तक जो है आपकी एआई टेक्नोलॉजी रीच ना करे। तो एक तो, और दूसरा इनोवेशन अपॉर्चुनिटी है, तो इनोवेशन अपॉर्चुनिटी मेंटेन के रखना, रिसर्च डेवलपमेंट विद इन कंट्रीज़ को प्रमोट करते रहना है, इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेट जो है वो करते रहना है, जहाँ ज़रूरत पड़े इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेट है, अलग अलग रिसर्च सेंटर इनके माध्यम से कोलैबोरेट भी करना। तो ये सब कुछ जो है अगर आप इतना कर लोगे तो एआई डिफ्यूजन फ्रेमवर्क पे कोई भी प्रश्न आएगा आप हैंडल कर सकते हो। बाकी ये आप रीड कर लेना, यहाँ पे ये पूरा थोड़ा सा फटाफट आप समरी पॉइंट मेंशन मैंने कर दिया है, तो आप फटाफट इसको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, शुड कन्विक्टेड पर्सन का जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पॉलिटी का टॉपिक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है कई सारे पिटिशन ऐसे देख रहे हैं कि क्या ऐसा इंडिविजुअल जिसको जो कन्विक्टेड है क्रिमिनल ऑफेंस के लिए, वो कभी भी इलेक्शन कंटेस्ट ना करे। सो पहले तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, बट हमेशा के लिए क्या ऐसा किया जा सकता है। जैसे सेक्शन 8 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, ये आउटलाइन करता है डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर इंडिविजुअल अगर सीरियस क्राइम के लिए वो कन्विक्टेड। जैसे सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 के तहत देखा जाए कि एनीवन कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड टू एटलीस्ट 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, उसे 6 साल का डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो फेस करना पड़ेगा। लाइक पोस्ट रिलीज होने के बाद 6 साल तक नहीं लड़ सकता। सब सेक्शन 8 सब क्लॉज ए की बात करें तो यहाँ पे भी दोस्त कन्विक्टेड ऑफ हीनियस क्राइम जैसे रेप या अंडर द प्रिवेंशन ऑफ ये डिस्क्वालीफाइड हमेशा के लिए होता है इनडेफिनेटली, भले उनका कितना भी सेंटेंस ड्यूरेशन हो। तो ये 2 क्लॉज आप याद रखो। तो एक ये है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई है ना, तो यहाँ पे जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कई लैंडमार्क जजमेंट सामने रखे हैं रिलेटेड विद क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। सो एडीआर 2002 की बात करें तो यहाँ पे कई रूलिंग मैंडेटेड कैंडिडेट टू डिस्क्लोज अपना जो भी जैसे ये जो 2002 की रूलिंग है, तो इस रूलिंग में कहा गया कि जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, जो भी इलेक्शन लड़ते तो अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने रखो। लिली थॉमस केस 2013 में हाईलाइट किया गया कि दैट इट अलाउड कन्विक्टेड पॉलिटिशियन टू रिमेन इन ऑफिस वाइल अपीलिंग देयर कन्विक्शन। तो यहाँ पे मतलब ये जो प्रोविज़न आपका था कि जिसमें सपोज़ कोई किसी को सज़ा मिल गई है बट उसने अपील कर दी है, तो उस ये जो ऑलरेडी जो ये प्रोविज़न एग्जिस्ट करता था उसको स्ट्रक डाउन किया गया था। उसमें कहा गया कि अगर आप कन्विक्टेड हो तो भले अपील करो बट आपका जो आप कह सकते हैं कि इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो हो सकता है। अब जो करंट पिटीशन है उसमें लाइफ टाइम बैन की बात की गई है। अब देखो ऐसा ज़रूरत भी है, अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन से ऐसे कोई भी क्रिमिनल माइंड एंटर करता है तो वो चीज़ ठीक नहीं है। सो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि जो एग्जिस्टिंग सीयर ये सफिशिएंट है एज एमपी एमएलए डू नॉट फॉल अंडर सर्विस कंडीशंस लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़। तो है ना, क्योंकि वो सर्विस वो 5 साल के लिए बाद में नहीं रहेंगे। अगर कोई अपने आप ही ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व है तो आगे वो इलेक्ट ही नहीं होगा, बट ऐसा देखने को तो नहीं मिलता है ज़्यादा। पब्लिक सेंटिमेंट की बात करें तो यहाँ पे कहा गया कि 46% जो है ऑफ 543 इलेक्टेड एमपीज उनके क्रिमिनल केसेस है उनके अगेंस्ट में। तो ये बहुत ज़्यादा है। तो अगर ऐसे क्रिमिनल केसेस एग्जिस्ट करते हैं तो फिर एक मैटर ऑफ कंसर्न है। ऑल्दो मतलब इसमें फिर ये ज़रूर से एक प्रावधान रखा जा सकता है कि किस टाइप के केसेस है, कैसा है, वो एक हम कैटेगराइजेशन कर सकता है। लेकिन ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। लगभग 50% में अगर केसेस है तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज कंट्रीब्यूटेड टू द डाउनटर्न ऑफ इंडियन मार्केट। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। दिस इज रिलेटेड विथ इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सो यहाँ पे जैसे अभी लगातार जो सेंसेक्स आपका डाउन चल रहा है और लगातार इसमें है ना, तो कई सारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार अपना दे आर अपना बेच के और आगे मतलब पैसा निकाल के आगे जा रहे हैं। तो इससे पूरा का पूरा
जो मार्केट है वो नीचे जा रहा है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होगा, जैसे मान लो बाहर के बैंक या ऐसे है ना, अब जैसे मान लो आपका कैपिटल मार्केट है, जो शेयर मार्केट ये सब होता है, उसमें बाहर से अगर मान लो किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा है, सपोज करो यूएस है, अब यूएस जो है, यूएस में कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बैंक या कुछ ऐसा आप ले सकते हो। तो यूएस में सपोज इंटरेस्ट रेट इज़ लेस, अगर इंटरेस्ट रेट इज़ लेस, सपोज इफ देयर इंटरेस्ट रेट इज़ लेस, इन दैट कंटेक्स्ट व्हाट विल हैपन कि उनको ये है कि जो भी बैंक है कि अगर हमें एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होगा तो वी विल टेक इन लेस इंटरेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, फेडरल बैंक से हम ले सकते हैं। तो एक्स्ट्रा जो भी मनी होगा दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, चलो इंडिया इमर्जिंग मार्केट है वहाँ लगा देते हैं, लगा दिया। अब क्यों, वाई, बिकॉज दे थिंक कि वहाँ पे दे विल हैव अ मतलब दे विल हैव अ बिगर, और आप कह सकते हैं कि दे विल हैव अ बिगर प्रॉफिट, तो उस कंटेक्स्ट में वो लगा देते हैं पैसा। अब एक समय तक तो हमारे लिए ठीक है कि भाई जो इन्फ्लोज है, इन्वेस्टर इन्फ्लोज है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी तेज़ी से बढ़ा है, ठीक है, ये चीज़ हम कह सकते हैं, एफडीआई बहुत तेज़ी से बढ़ी है। लेकिन सडनली ऐसा हो जाए कि जैसे मान लो यूएस के जो बॉन्ड्स हैं, मतलब अगर आप इनमें पैसा लगाओ या शेयर मार्केट में पैसा, उसमें हायर रिटर्न मिल जाए या इंटरेस्ट रेट एकदम से बढ़ जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा, तुरंत ये सब लोग बेच बेच के पैसा निकालेंगे। तो ये जो अनस्टेबिलिटी का एनवायरनमेंट आपका होगा, या जो भी ये पॉलिसी लेवल पे चीज़ें हो रही है, तो उस स्थिति में व्हाट विल हैपन कि आपका जो मार्केट है, मार्केट इज़ गोइंग टू बी डाउन। वाई, बिकॉज जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स वो पैसा बेच बेच के निकालेंगे पैसा, तो आपकी करेंसी भी वीक होगी। क्यों? क्योंकि डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, आपकी करेंसी का डिमांड रिड्यूस होगा, तो आपका करेंसी भी नीचे जाएगी। उसके बाद बेचने का तो एक सेंटिमेंट भी, इन्वेस्टर जो है उसका सेंटिमेंट भी डाउन जाएगा, और ये सब फैक्टर्स वी कैन से कि विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मार्केट। तो ये चीज़ देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पे कई सारे एरियाज में स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ्स लगा दिए, और है ना, तो इंडियन मैन्युफैक्चरर, तो ये अपने आप इनके जो कंपनीज है दे विल बी अफेक्टेड अलॉट, तो ये उन्हें अपने प्राइस रिवाइज करने पड़ रहे हैं। और उसके बाद ये भी इंक्रीज, जो यूएस बॉन्ड है उनमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यूएस बॉन्ड मतलब आप मानो एक कागज़ है, अब उसमें रहता है कि अगर आप इसमें सपोज करो यू हैव इन्वेस्टेड $5,000 एग्जाम्पल लेते हैं, तो यू विल हैव द हायर रिटर्न इन कंपैरिजन इफ यू इन्वेस्ट इन द इंडियन मार्केट। तो ऑफकोर्स जहाँ ज़्यादा रिटर्न होगा तो वहाँ पे जाएंगे। तो यूएस बॉन्ड में दे हैव द हायर रिटर्न, मतलब इंक्रीज इंटरेस्ट है उसमें उनको मिल रहा है, तो दे विल इन्वेस्ट देयर, ये भी एक है। फिर उसके बाद क्या है कि जो डोमेस्टिक अर्निंग ग्रोथ है और इन्फ्लेशन है ना, तो वो भी द लेयर ऑफ इंडियन इक्विटी, मतलब धीरे धीरे जो मार्केट में सेंटिमेंट डाउन हो रहा है, जो ये एक है, तो जैसे जो भी अर्निंग ग्रोथ है, जो कमाई हो रही है उसमें भी थोड़ा रिडक्शन है, महंगाई है, तो उस वजह से भी धीरे धीरे इंटरेस्ट जो है रिड्यूस हो रहा है। सो पोटेंशियल रिटर्न जो एफआईआई इसकी है, तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि एफआईआई मे रिटर्न वंस साइन ऑफ ग्रोथ, जैसे जैसे साइन ऑफ ग्रोथ देखने को मिलेगा, अर्निंग रिकवरी होगी इंडिया में, तो चीज़ें इंप्रूव होंगी। ऑन गोइंग जो टेंशन है अगर वो चलता रहा या ट्रेड वॉर चलता रहा, तो ये वॉलेटिलिटी क्रिएट होगा, तो इससे पूरा मार्केट हमारा भी जो है वो अफेक्ट आपका होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप रीड कर लेना, रिविजन के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टॉबिन टैक्स क्या होता है। टॉबिन टैक्स ये भी इकोनॉमी का टॉपिक है। टॉबिन टैक्स का मतलब है, जैसे मान लो जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो आपका होगा, तो ये उस पर टैक्स लगाता है। तो ये इसमें जेम्स टॉबिन एक थे, उन्होंने इस कंसेप्ट को सामने रखा था। तो जैसे कोई भी फटाफट ट्रांजेक्शन करना रहा है इधर से उधर, तो आप पैसा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हो, अब इससे एक वॉलेटिलिटी भी होगा ना। तो अब पैसा आप पहले आपने यहाँ कमाई किया, फिर आगे वहाँ एक देश में कमाई की, दूसरी जगह पे आप जो है लेकर जा रहे हो, तो उसमें सर्टेन टैक्स इम्पोज करना, अगर ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल पे हो रहा है तो उसे टॉबिन टैक्स बोलते हैं। तो स्मॉल परसेंटेज टैक्स है करेंसी ट्रेड पे, जिससे कि बहुत ज़्यादा ऐसे स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग ना हो, और ये है तो उस पर जो भी पैसा जनरेट होता है एज इट सेट्स कि इट विल बी यूज्ड फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, पावर्टी एलिवेशन, इसके लिए जो है यूज़ हो सकता है। सो टॉबिन टैक्स जो है इट इज़ अ प्रपोज्ड मेजर्स टारगेटिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं जापान का नारा पार्क, ये ज्योग्राफी के लिए याद रखना, लोकेशन जो है इसका, नारा जापान के अंदर लोकेटेड है, ये आप याद रखना है। ये मतलब ये इतना ही है, बाकी पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ऑफ हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स ऑफ एंशिएंट नारा। तो नारा पार्क कहाँ लोकेटेड है? जापान के अंदर ये लोकेटेड है। अच्छा, ये आज इंटरेस्टिंग स्पेशल ऑफर है, सारे कोर्सेज में जितने भी है 50% ऑफ है। देखो अगर आप 26 की मान लो तैयारी कर रहे हो, तो आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप बुक सीरीज़ कर सकते हैं, 26 की तैयारी कर रहे हैं तो बुक्स आपका कवरेज चल रहा है। और अगर आप इस साल की तैयारी अगर आप दे रहे हैं तो पूरे प्रीलिम्स से स्पेसिफिक जितने भी कोर्सेस हैं उनको आप प्लीज़ कवर करें, कंप्लीट करें।
और लगभग मैंने आप देखो क्रैश कोर्स में भी लगभग 60 के आसपास वीडियोस हो चुके हैं। लास्ट में कुछ भी नहीं हो पाएगा आपसे, 60 वीडियोस काफ़ी होते हैं एक साथ कंपाइल्ड, भले आपने कहीं से पढ़ रखा बट वीडियोस आपके सामने हैं, तो उनको एक बार जैसे गो थ्रू होंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, तो इट विल हेल्प यू टू रिवीजन ऑल्सो, और काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो जैसे कई जगह कंटेंट मैंने कंपाइल कर करके सब्जेक्ट वाइज कंपाइल कर करके उस पर डाले हैं, कई जगह रिकॉर्ड करके डाले हैं, तो ये सब कंटेंट आपको पीडीएफ्स बहुत सारे हैं, तो उनको आप पढ़ते जाएंगे। बस जो कंटेंट है ना उसको आप करके चले जाओ, आपको प्रीलिम्स रुकेगा ही नहीं, इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो ये मतलब अगर आप पढ़ोगे नहीं तो फिर अगेन कंटेंट सही आप नहीं पढ़ेंगे तो जो पॉसिबिलिटी है सिलेक्शन के वो भी रिड्यूस आपकी हो जाए। तो सारे कोर्सेज 50% ऑफ है। हिस्ट्री रिवीजन बैच अगर देखा जाए तो एक तरफ आपका हिस्ट्री रिवीजन बैच आप याद रखें, क्रैश कोर्स है, देखो इसमें पूरा 2 साल का करंट अफेयर्स है। इसके अलावा आप देखें तो जितने भी स्टैटिक सब्जेक्ट सब कुछ इंक्लूडेड, चाहे साइंस टेक का टॉपिक हो, एग्रीकल्चर पर जीएस हो, आईआरआई, इकोनॉमी है, पॉलिटी, हिस्ट्री, सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल में भी 50% ऑफ है, जिसमें आपको 450 पेजेस के नोट्स, 120 घंटे के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, रिवीजन क्लासेस भी हैं। आपको सौरभ पांडे सीएससी ऐप को डाउनलोड करना है, तो ये ऑफर को आपको बेनिफिट उठाना ही जरूर से जरूर। इस सेशन का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, अलग से टेलीग्राम चैनल है वहाँ से। ये क्वेश्चन आप जरूर से लेके, एआईओक्रेसी विल रिप्लेस ब्यूरोक्रेसी इन फ्यूचर बट नॉट विदाउट कॉस्ट। आप आकलन प्लस में अपने आंसर पोस्ट कर सकते हैं और अपने आंसर का इवैल्यूएशन करा सकते हैं। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।